नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। हम इस वीकेंड पर इंदौर गए, बहुत आनंद आया। इंदौर आनंद का शहर है। आप जिस शहर में हैं उस शहर की क्या खासियत है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें गांव-गांव शहर-शहर घूमना खूब अच्छा लगता है। हमें लगता है एक दिन ऐसे ही हम पाँव-पाँव कभी लोहे के चक्कों वाली गाड़ियों पर, कभी रबर के टायरों वाली, कभी पानी और हवाई जहाज़ वाले पे दुनिया घूम लेंगे, जितनी भी घूम पाएंगे, और सीख लेंगे दुनियादारी। दुनियादारी के नए अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। एक बड़ी मशहूर टैगलाइन है, दाग अच्छे हैं। अमेरिका भी यही कहता है। अंतर इतना है कि वो दाग छिपा कर रखता है, खूब सारी तिकड़म भिड़ाकर। फिर एक अखबार की एंट्री होती है और वो इन दागों से पर्दे हटा देती है। फिर जो दिखता है वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहलाने वाले देश का एक घिनौना चेहरा है। चेहरा जिसके ऊपर दाग है मासूम बच्चों को जान से मारने का, अपने देश से दूर दूसरे देशों में। इस चेहरे की पूरी कहानी क्या है? अमेरिका अपना अपराध कैसे छिपा कर रखता है? जब अखबार इसका खुलासा करते हैं तो क्या पत्रकारों को देशद्रोही कहा जाता है? सेना की जातियों के बारे में बताने के लिए क्या राजनीतिक दल के लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं? ये सब आज जानेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि विदेशी मीडिया में आजकल क्या सुर्खियां हैं। 2021 का साल है, दिसंबर का महीना चल रहा है। नए साल में नई शुरुआत के लिए तैयार होने का वक्त जब हम लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं जो कुछ दिन, हफ्ते या बरस चल पाते हैं। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? वहाँ का जो नेशन स्टेट है उसके पुराने पापों ने उसका ये नए साल का रूटीन चौपट कर दिया है। इस समय अमेरिका में 2 ड्रोन हमलों का जिन्न बाहर निकला हुआ है। पहला मामला काबुल से जुड़ा है। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सेना निकलने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान 26 अगस्त 2021 के दिन काबुल के एयरपोर्ट पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। मारे जाने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक भी थे। इस हमले का इल्ज़ाम लगा इस्लामिक स्टेट पर, जो खुरासान प्रोविंस में एक्टिव है। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। हमले के 3 दिन बाद अमेरिका ने कहा हमने बदला ले लिया। इस बदले के पीछे का क्या दावा था कि यूएस आर्मी के ड्रोन अटैक में, वो जो आसमान से एकदम स्पॉट कर लेते हैं, आप लोगों ने अंग्रेजी फिल्मों में देखा होगा, फिर धड़ाम से बम आता है। उस ड्रोन अटैक में ISKP की टॉप लीडरशिप को मार गिराया गया। यह अमेरिका का दावा था। फिर जांच हुई तो पता चला कि दावा पूरी तरह से झूठा है। ड्रोन हमले में मारे गए लोग बेगुनाह नागरिक थे। इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई। सब एक ही परिवार से थे। इनमें 7 बच्चे थे और इन 10 लोगों का किसी आतंकवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? वो एक हफ्ते तक इस सच को नकारता रहा। जब प्रेशर बढ़ा तो उसने माना कि गलती हुई। फिर बात हुई कि दोषियों पर कार्रवाई हो। पेंटागन ने, जो वहाँ का रक्षा केंद्र है, मुख्यालय है, उसने जांच बिठाई। पेंटागन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। इसका जिक्र भी आपने कई फिल्मों में देखा होगा। इसी पेंटागन का 13 दिसंबर को फिर एक स्टेटमेंट आता है कि हमें एक भी दोषी नहीं मिला। ये सब चलता रहा, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि दोषी नहीं मिला। ये तो बिल्कुल अभी कुछ महीने पहले का मामला है। और अफगानिस्तान का अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जो अफगानिस्तान से कुछ और पूर्व में जाने पर मिलेगा। देश का नाम सीरिया है और तारीख है 18 मार्च 2019। सीरिया के बगुज में एक काफिले पर ड्रोन से हमला किया गया। इस पर पहले 300 किलो का बम गिराया गया। हमले में कुछ लोग जिंदा बचे, भागने लगे तो दूसरा बम गिराया गया और ये बम पिछले बम से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। कुल 90 लोग मारे गए। इनमें 70 बेगुनाह नागरिक थे। इनका इस्लामिक स्टेट से कोई लेना देना नहीं था। ये बात सेना को पता थी, लेकिन इस घटना को भी अमेरिका की सेना ने और प्रतिष्ठानों ने पूरी तरह से दबा दिया। लेकिन नवंबर 2021 में वहां का एक प्रतिष्ठित अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने गुमनाम स्रोतों और क्लासिफाइड दस्तावेजों के आधार पर, क्लासिफाइड मतलब जो गोपनीय रखे जाते हैं, उनके आधार पर पूरी रिपोर्ट छाप दी। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, उनका बयान आया, उन्हें जांच का आदेश देना पड़ा। रिव्यू रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर आ जाएगी, ये भी कहा गया। पर जानकारों का कहना है कि इसका हाल भी वैसा ही होगा बगुज वाली रिपोर्ट का, जैसा काबुल वाली रिपोर्ट का हुआ। रिपोर्ट आएगी, कह दिया जाएगा कोई दोषी नहीं, मतलब कोई कार्रवाई
नहीं होगी। इन दोनों मामलों को लेकर अमेरिका में जो सरकार है और जो सेना है उसकी खूब किरकिरी हो रही थी। पारदर्शिता की मांग उठ रही थी। मानवाधिकार संगठनों ने मोर्चा खोला था। इन सब के बीच एक खुलासा अभी हुआ, बिल्कुल लास्ट वीकेंड पर जब हम इंदौर घूम रहे थे। 18 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नया खुलासा किया। अखबार ने लिखा कि पेंटागन के तहखाने में कुछ लिफाफे बंद हैं जिन्हें हमने खोल लिया है। और इनसे क्या पता चला? पता चला कि काबुल और बगुज की घटना, यानी अफगानिस्तान और सीरिया की जिस घटना का मैंने आपसे जिक्र किया, वो सिर्फ एक तिनका भर है। असलियत में तो पूरा का पूरा ढेर है ऐसी घटनाओं का। और इस ढेर को आप एक आंकड़े के उदाहरण से समझिए। अमेरिका की सेना कहती है कि 2014 से सीरिया और इराक में जो हवाई हमले किए गए उसमें 1407 नागरिक मारे गए। यह भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान में 2018 के बाद हवाई हमलों में सिर्फ 188 नागरिक मारे गए। पर न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की पड़ताल कहती है कि यह गिनती इस दावे से कई गुना ज्यादा है। इस दावे तक पहुंचने के लिए, अखबार के दावे तक पहुंचने के लिए अखबार ने क्या किया? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और कोर्ट केसेस के जरिए 1300 से ज्यादा सीक्रेट दस्तावेज हासिल किए। हमले की 100 से ज्यादा जगहों की पड़ताल की। सैकड़ों सर्वाइवर और पूर्व अधिकारियों का इंटरव्यू किया और तब जाकर उनकी रिपोर्ट मुकम्मल हुई। इस रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वो किन उदाहरणों से गुजरे, आप सुनिए ताकि आपको सेना की चूक का पता चले। नील क्रिस्टोफर प्रकाश ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए नए लोगों को रिक्रूट करता था। अप्रैल 2016 में टिप मिली कि नील मोसुल की एक इमारत में छिपा है। इसके आधार पर यूएस आर्मी ने हमला किया और फिर दावा किया कि नील क्रिस्टोफर प्रकाश मारा गया। लेकिन 6 महीने बाद उसी नील प्रकाश को तुर्की बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया और तब पता चला कि मोसुल के हमले में मारे गए लोग आम नागरिक थे, आतंकवादी नहीं थे। ऐसी एक घटना जून 2015 की है, इराक की। वहां के हवीजा में एक कार बम बनाने वाली फैक्ट्री की जानकारी मिली। तय हुआ कि रात में हमला किया जाए। आकलन था कि सिर्फ फैक्ट्री को निशाना बनाया जाए, पर हमला इतना भयानक था कि आसपास की कई इमारतें भी उड़ गईं। और इन इमारतों में कौन रहता था? शरणार्थी परिवार रहते थे जो विस्थापित हुए थे, जिनके पास अपना घर नहीं था, पैसे नहीं थे कि किराए पर रह पाए। उस रात उस हमले में कम से कम 70 ऐसे लोग मारे गए। कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें सेना ने पुष्टि की जरूरत भी नहीं समझी। हमले से पहले जब पहला बम गिरा और आसपास के लोग बचने के लिए, मेडिकल मदद के लिए दौड़े, तो उन्हें भी आईएस का आतंकी समझकर गोलियां बरसा दी गई, बम गिरा दिए गए। मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे आम लोगों को भी कई बार हमलावर समझकर मारा गया। एक बार तो घर के अंदर सो रहे लोगों पर बम गिरा दिया गया। यूएस आर्मी मान रही थी कि उस घर में जो भी सो रहा है उनमें से कोई भी आम नागरिक नहीं है। ये घटनाएं कुछ उदाहरण हैं, असल संख्या सैकड़ों ऐसी घटनाओं की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस आर्मी ने जानबूझकर नियम कानूनों को ताक पर रखकर ऐसा किया। उसकी एयर स्ट्राइक की एक परंपरा रही है। हमले से पहले नागरिकों को होने वाले नुकसान का कागजी आकलन किया जाता है, उसके बाद ऊपर से अप्रूवल मिलता है और तब आगे बढ़ा जाता है। पर असल में क्या है? कई मामलों में गलत और अधूरे सबूतों के आधार पर बम गिराने की इजाजत दे दी जाती है। कहीं एक आध मामले में अधिकारी हमले की जगह की पड़ताल करते हैं। 2 बार ही ऐसा हुआ कि सर्वाइवर्स का हालचाल भी लिया गया। 13/11 में से एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, एक में, और उस मामले में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1311 में एक का आंकड़ा। अब ये भी जान लीजिए कि इन गलतियों के सिलसिले की शुरुआत कहां से हुई। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में आया तालिबान और अलकायदा को जड़ से खत्म करने के लिए। 2 महीने के अंदर तालिबान का बस्ता गोल हो गया। जो मुख्य शहर थे, बस्तियां थी, वहां से अमेरिका को लगा ये जंग तो आसानी से जीत ली, तो उसने अपना ध्यान इराक पर फोकस किया। इस बीच तालिबान और दूसरे आतंकवादी संगठनों ने फिर से सर उठाया। विदेशी सैनिकों पर हमले शुरू हुए, दूतावासों में बम फोड़े जाने लगे। इसके अलावा ये विदेशियों को किडनैप कर अपनी मांगें भी बनवाने लगे। इन सब के बीच जनवरी 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। उन्होंने वायदा किया था कि अफगानिस्तान और इराक से अपने सैनिकों को निकाल लेंगे, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें सैनिकों की संख्या बढ़ानी पड़ी। तब तक ये साफ हो चुका था कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में जीतना नामुमकिन है। रोज सैनिक मारे जा रहे थे। बराक ओबामा पर प्रेशर बढ़ रहा था। ऐसे में 2014 में वो नई स्कीम लेकर आए। बोले कि अब यूएस आर्मी ग्राउंड पर लड़ाई करने नहीं उतरेगी, हम दूर बैठकर अपने टारगेट पर हमला करेंगे।
अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स के जरिए। ओबामा ने दावा किया कि यह इतिहास का सबसे सटीक एयर कैंपेन होगा। इसके बाद अमेरिका ने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में ड्रोन और यूएवी से हमले की शुरुआत की। फिर जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई। उनके वक्त में यूएस आर्मी ने 50,000 से ज़्यादा हवाई हमले किए। दावा किया गया था हमले सटीक होंगे, आम लोगों को कम नुकसान होगा, लेकिन आखिरी में ये सारे दावे खोखले साबित हुए और अमेरिका ने गलती सुधारने के बजाय रपटों को दबाना ज़रूरी समझा। इससे साबित होता है कि आम निर्दोष लोगों की जान को लेकर वो कितने लापरवाह थे। इस रिपोर्ट का सार क्या है ये भी जान लीजिए, जो अखबार में छपी है। रिपोर्ट की पहली बात, लोगों की संख्या गिने जाने में बेईमानी हुई है। आर्मी की गिनती 1400 के आसपास है, लेकिन असली गिनती कई गुना अधिक। मसलन 2016 में सीरिया के तोखर गांव पर हमला किया गया। यूएस आर्मी ने कहा इसमें 7 से 24 के बीच आम नागरिक मारे गए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की पड़ताल कहती है कि यह आंकड़ा 120 का है। दूसरी बात रिपोर्ट की, हवाई हमलों की प्लानिंग में लोचा किया गया। कई मामलों में नीचे के अधिकारियों ने हमले के आदेश दे दिए, हीट ऑफ द मोमेंट में। पहले की प्लानिंग नहीं, चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया। तीसरी बात, खुफिया एजेंसियों ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। निशाना लगाने में भी भारी चूक हुई और कई बार पूर्वाग्रह के आधार पर हमले किए गए, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग मारे गए। चौथी बात, पेंटागन ने रिपोर्ट्स को छिपाने की कोशिश की, दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कई हमलों के वीडियो फुटेज डिलीट कर दिए गए। यूएस आर्मी ने दावा किया कि हम पुरानी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन अखबार की रिपोर्ट कहती है कि आर्मी ने ना तो सीखा, ना सुधारने की कोशिश की, बल्कि गलतियों को दोहराना जारी रखा। अब ये खुलासा हो चुका है, अखबार की रिपोर्ट आ गई। उसके बाद क्या? अखबार ने रिपोर्ट के क्रम में यूएस सेंट्रल कमांड को, फौजी कमांड को कुछ सवाल भेजे थे। कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा, गलतियां हो जाती हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक भी गलतियों को नहीं रोक सकती, हम इनसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। जानकारों का मानना है कि इस रिपोर्ट से भी कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। अमेरिका इस तरह से ही अपने गुनाहों पर मिट्टी डालता रहेगा। अफगानिस्तान से वापसी हो गई, इराक सीरिया में बना है, हवाई हमले जारी हैं, आतंकवादी मर रहे हैं, लेकिन आम नागरिक भी मर रहे हैं और उनके सत्य को दबाया जा रहा है। आज की दुनियादारी में यही थी हमारी बड़ी खबर। अब आपको विदेशी मीडिया में छपी सुर्खियों के बारे में बताते हैं। ये दुनियादारी का नया सेगमेंट है। आज की सबसे बड़ी सुर्खी चिली से जुड़ी हुई है। वहां पर राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। 35 साल के वामपंथी उम्मीदवार गैब्रियल बोरिच ने चुनाव जीत लिया है। उन्होंने दक्षिणपंथी उम्मीदवार होजे अंतोनियो कश्ते को हराया। बोरिच चिले में खुलेपन और सबके लिए समान अधिकारों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं अंतोनियो समलैंगिक विवाह, गर्भपात और एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। वो पूर्व तानाशाह जनरल अगस्तो पिनोशे को अपना आदर्श बता रहे थे। हमने तानाशाह सीरीज के, जो अभी पूरी नहीं हुई है, तीसरे और चौथे एपिसोड में पिनोशे की कहानी सुनाई थी। आपको आज की दुनियादारी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चिले की जनता ने बहुमत से अंतोनियो कास्ट को नकार दिया। गैब्रियल बोरिच अगले 3 महीने में चिले के राष्ट्रपति बन जाएंगे। चुनाव के नतीजों पर बीबीसी की हेडिंग देखिए, अ न्यू एरा बट ह्यूज चैलेंजेस रिमेन, यानी चिले में नए युग की शुरुआत, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। बोरिच ने जीत के बाद कहा, सबको साथ लेकर चलेंगे, उन्हें भी जो उनके खिलाफ है, पर आसान नहीं, क्योंकि चुनाव में ध्रुवीकरण चरम पर था और ऐसे में चुनौतियां बड़ी होंगी। अब वॉशिंगटन पोस्ट की सुर्खी सुनते हैं, बीबीसी की सुन ली। उन्होंने लिखा, फॉर्मर स्टूडेंट एक्टिविस्ट विंस चिलेज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी पूर्व छात्र नेता ने चिले में राष्ट्रपति चुनाव जीता। यह भी लिखा कि 35 साल के बोरिच प्रोटेस्ट और कोरोना से जूझ रहे देश का नेतृत्व करेंगे। देश आपस में बटा है, उन्हें इस खाई को पाटना होगा। और भी कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और न्यूज पोर्टल्स ने बोरिच की जीत को प्रमुखता से छापा। इसके अलावा बीबीसी ने म्यांमार में सामूहिक कब्र मिलने की खबर को भी अपने होम पेज पर जगह दी। सुर्खी है, टॉर्चर टू डेथ, म्यांमार मास किलिंग्स रिवील्ड, यानी टॉर्चर से मौत, म्यांमार में सामूहिक नरसंहार का खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 में सेना ने एक शहर में कई लोगों को बांधकर दिन भर पीटा, जिसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अगली सुर्खी ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट से जुड़ी है। इजराइल ने इसके चलते अमेरिका और कनाडा के अलावा यूरोप के कई देशों को भी नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। जर्मनी ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए 2 हफ्ते का क्वारंटीन अनिवार्य किया। ब्रिटेन में रोजाना इस संक्रमण के 90,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। वहां का अखबार है इंडिपेंडेंट, उसकी सुर्खी है, ओमिक्रॉन स्प्रेड्स लाइक एक्सप्रेस ट्रेन एज मिनिस्टर कंसिडर्स कॉल्स फॉर क्रिसमस लॉकडाउन, यानी एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से बढ़ता ओमिक्रॉन, क्रिसमस लॉकडाउन पर विचार जारी।
ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मरने वालों की संख्या 12 पर पहुंच गई है। वैज्ञानिक क्रिसमस से पहले कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां की सरकार इंतजार के मूड में है। इसके बढ़ते खतरे के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। पिछले साल कोरोना के बीच में बोरिस जॉनसन अपने दफ्तर में पार्टी कर रहे थे। मई 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना का कहर चरम पर था, ब्रिटेन में भी, पर पीएम पत्नी और स्टाफ के साथ शराब पी रहे थे, जिसकी तस्वीरें बाहर आईं। ये भी कि पार्टी में किसी ने मास्क नहीं पहना था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, और इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इससे इनकार कर दिया था। अब ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने पार्टी की तस्वीरें छाप दी हैं और सुर्खी लगाई है, फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड bereaved हिट आउट एट पीएम ओवर नंबर 10 गार्डन पार्टी। यानी खुला अपमान, पीड़ित परिवारों ने गार्डन पार्टी के लिए प्रधानमंत्री को लताड़ लगाई। अगली खबर फिलीपींस में आए टाइफून राई की है। इस आपदा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लाख से ज्यादा लोग घर बार छोड़कर बाहर हैं। विदेशी मीडिया ने राई से उपजे हालात और बचाव अभियान को सुर्खी बनाया। एपिसोड की आखिरी सुर्खी एशेज से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का दूसरा टेस्ट भी जीत लिया, 2-0 की बढ़त बना ली। सैंडपेपर कांड के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ की कप्तानी में खेल रहा था और द ऑस्ट्रेलियन ने इसी को सुर्खी बनाया। फियर एंड नथिंग, एडिलेड प्रूव्स ऑसी क्रिकेट हैज मूव्ड ऑन। यानी डर का अंत, एडिलेड ने साबित किया कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट आगे बढ़ चुका है। आप यहाँ तक आ गए हैं, शायद एक उत्सुकता भी आपके साथ यहाँ तक आ गई हो कि ये टी शर्ट पे क्या लिखा है। लिखा है, एकदम हनुमान जी की तरह सीना फाड़ू, जो लड़े दीन के हेत। गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड़िए खेत। शूरवीर बहादुर वो है जो दीन दुखियों कमजोरों के लिए लड़े, और चाहे सर्वस्व खत्म हो जाए लेकिन युद्ध का मैदान न छोड़े। हमें ये पंक्ति बहुत प्रेरित करती है, तो टी शर्ट पर ले आए। चलिए अब फाइनल वाला गुड नाइट।